नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में कुछ अच्छा काम कर रहे हों, कुछ नया काम कर रहे हों। आज हमारे बीच मौजूद हैं समर्पण के संस्थापक इंद्रानी साहू जी। इंद्रमणि साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। समर्पण झारखंड जो है वो बाल अधिकार और सामुदायिक सशक्तिकरण की ओर काम कर रही है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि क्या काम हो रहा है समर्पण में। तो इंद्रमणि जी, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि समर्पण काम क्या करती है। जोहार, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा मुझे आकर के। समर्पण विगत 19 वर्षों से झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, खासकर के माइका वाले क्षेत्र में, माइका जो फील्ड है, वैसे जनरली हमारा कोडरमा ज़िला जो है माइका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर जो हमारा जो एक छोटा शहर है झुमरी तिलैया, वो काफ़ी फेमस शहर है, पॉपुलर है। और वो माइका की वजह से पॉपुलरिटी है, उसकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और साथ साथ में फिल्मी डायलॉग और गानों में झुमरी तिलैया का नाम उसमें आया है। तो मेरा शहर कोडरमा का जिला का एक छोटा सा शहर है और माइका नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ हमारी संस्था काम कर रही है बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में, जहाँ लगातार 20 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 10 साल जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तभी से हम जन संगठनों में, जन आंदोलनों में, विविध गतिविधियों में हम हिस्सा लिया करते थे। और तब हम लोग बच्चों, जब हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे थे, वो भी अवैध माइका माइनिंग में काम कर रहे थे, तो उसको वहाँ से निकालना, स्कूल से जोड़ना, मेन स्ट्रीमिंग करना, वो हमने सोचा और उसी को दिशा एक दे रहे हैं। और आज भी हमारा काम इस दिशा में कर रहे हैं। जी। इंद्रमणि जी, सबसे पहले तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि समर्पण झारखंड, जैसा आपने बताया, 19 साल पहले शुरू हुई थी। जब भी हम कोई ऐसी दिशा में काम करने की शुरुआत करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिल में आता है, कुछ प्रेरणा स्रोत होता है हमारे पास, जिसकी वजह से हम ये शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए समर्पण को शुरू करने का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या था और आपने कैसे इसकी शुरुआत करी? जी, मैं बता दूं कि 1996 में मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था और मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तभी एक गायत्री परिवार से जुड़े हमारे एक बड़े शिक्षाविद हुआ करते थे, अभी इन दिनों नहीं है, विश्वनाथ मंडल जी। वो जंगल बचाने के आंदोलन में काम कर रहे थे, पर्यावरणविद हो गए थे, शिक्षाविद के साथ साथ पर्यावरणविद हो गए और जंगल बड़े पैमाने पर कट रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, जल और गाँव-गाँव में वन सुरक्षा समिति का गठन कर रहे थे। मैं उनके अभियान में जुड़ गए। मुझे लगा कि यह काम बहुत अच्छा है और इससे हम अपने आप को समाज में, सोसाइटी में स्थापित कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम वहाँ पर उनके साथ हो लिए। बाद में घनश्याम जी जो पर्यावरणविद हैं, जुड़ाव के संस्थापक, संवाद के भी संस्थापक हैं, उनके साथ में मेरा जुड़ाव स्थापित हो गया और मैं उनके साथ 10 साल तक डिफरेंट टाइप के कैंपेन में, सोशल कैंपेनिंग में, जन आंदोलनों में शिरकत किया और मैं वहाँ पर काम किया। तो हमारे लिए बड़े भाई भीमलाल साहू और जो हमें इंस्पायर किया, जो अपने गांव के जंगल को बचाने में, गांव को एजुकेट करने में और लोगों समग्र विकास में, सरकारी योजनाओं को स्थापित कराने में, लड़ करके हासिल करने में वो एक्टिव भूमिका में थे। मेरे से बड़े भाई हैं। घनश्याम भाई जो मधुपुर के रहने वाले हैं, उनसे मैंने सामाजिक, एक राजनीतिक जो होता है, एक सोशलाइजेशन मेरे अंदर होगा, उनसे मैंने सीखा। और ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को स्थापित करना है, समुदाय में जा करके कैसे करना है, ये मैंने विश्वनाथ मंडल जी से सीखा। तो वही हमारे प्रेरणा स्रोत है और वहीं से मैंने प्रेरणा लिया और फिर हमने अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को हम गाँव में स्थापित कर पा रहे हैं। जी। इंद्रमणि जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि किस प्रकार आप शुरुआत से सोशल वर्क में जुड़े रहे हैं और उसके बाद आपको प्रेरणा मिली कि आपको इसी दिशा में काम करना है। एक और सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे वो ये है कि आप तो जुड़े रहे, आपने कुछ अपने प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं उनका नाम भी बताया, पर जब समर्पण को शुरुआत करने का समय आया और आपने जब माइका माइंस में बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, तो वो स्रोत कहाँ से आया कि मुझे माइका माइंस के बच्चों के लिए ही काम करना है? एक्चुअली मेरे पिताजी माइका फैक्ट्री में काम करते थे। तो मैं काफ़ी करीब से माइका को मैंने देखा है और मेरी शिक्षा दीक्षा और मेरा परवरिश माइका की वजह से ही हुई है। तो मैंने करीब से देखा है,
और मैं गिरिडीह का प्रॉपरली रहने वाला हूँ। मेरा कर्म भूमि कोडरमा है और मैंने देखा कि कोडरमा में और गिरिडीह में जो माइका बेल्ट एरिया है वहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे इन्वॉल्व हैं। माइका निकालना, माता पिता के साथ में होना, उनको बच्चे निकालना और उसी से उनका जीविका चलना। हम लोग बोलते हैं वो ढिबरा, अभी के डेट में वो स्क्रैप है, वो माइका रहा नहीं। ऐसे 2 दशक 3 दशक पहले समाप्त हो चुका है। लीगल अब रहा नहीं, वो इलीगल तरीके से निकालता है अवैध रूप में, लेकिन वो रोटी निकालते हैं रियली में, क्योंकि जीविका का कोई अल्टरनेटिव, कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है हमारे इस माइका वाले इस एरिया में, जिसकी वजह से 670 गांव जो है हमारे इफेक्टेड है। माइका डिपेंडेंट हाउस होल्ड है वहाँ पर, उनके लिए कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है, तो वहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो देख करके मुझे लगा कि ये बच्चों के हाथ में कढ़ाई और कुदाल नहीं होना चाहिए, वो गेता और छोलनी नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके हाथों में कलम और कॉपी होना चाहिए। इससे मैंने सोचा मैं पढ़ा लिखा किसी तरह से, और मुझे लगा कि अब हम अपने समुदाय के बच्चे को भी निकाल लूँ और स्कूल से जोड़ दूँ। तो फिर मैंने उसको एक बाल अधिकार जागरूकता अभियान चलाया शुरुआती दौर में। तो फिर उसी अभियान के तहत और धीरे धीरे साथियों को मैंने जोड़ा, अपने कार्यकर्ता साथियों को जोड़ा और एक मूवमेंट के रूप में अपना एक जमात खड़ा किया और जमात के हिसाब से फिर मैंने अपने एरिया में काम करना शुरुआत किया। जी। बहुत अच्छे से आपने बतलाया इंद्रमणि जी कि जो कोडरमा है वहाँ पे और कोई स्रोत नहीं है लाइवलीहुड का, तो बहुत जो भी बच्चों को काम मिलता है, जो भी माँ बाप को काम मिलता है, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, अवैध हो, माइका निकालने का काम हो, वो उसमें लग जाते हैं, क्योंकि कुछ तो कमाई का स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। इंद्रमणि जी, जो आपने काम की शुरुआत की यहाँ से, उसमें जाहिर है कि बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस सामने आए होंगे जिससे आपको टैकल करना पड़ा होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए थे और आपने उसका सामना कैसे किया? एक तो चैलेंजेस तो बहुत सारे आए और हमारा जो ये जिस तरह का डिफ़िकल्ट एरिया है वो उस एरिया में और कई चैलेंजेस हैं। कुछ तो मानव निर्मित हैं, कुछ तो प्राकृतिक है। तो हम जंगल वाले एरिया में काम करते हैं, जंगल वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ चैलेंज ही चैलेंज है। अभी के डेट में भी देखें तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मतलब मोबाइल की नहीं है, वहाँ पर टावर नहीं आते हैं। ये एक बड़ा है जहाँ हम 108 को भी नहीं बुला पाते हैं फ़ोन करके कि हमारा हेल्थ चैलेंजेस है, तो समुदाय को वहाँ पर लाना। तो इस तरह का एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जब हम लोग शुरुआत किए थे, हमारा जर्नी जब स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग किसी तरह से समुदाय स्तर पर चंदा इकट्ठा करते थे। लोकल रसीद छपवा करके, किसी लोकल प्रिंटर से छपवा करके, चंदा रसीद छपवा करके लोगों के पास जाते थे और वहाँ इकट्ठा करते। उससे धन इकट्ठा करते करते हम लोगों ने कैंपेन को शुरुआत किया। बाद के दिनों में धीरे धीरे संस्था रजिस्टर्ड हुई और संस्था रजिस्टर्ड जब हुई, अलग अलग नीतियों के साथ हम जुड़ा हुआ, फिर सरकार के साथ जुड़ करके काम किए, अलग अलग एजेंसीज के साथ, डोनर के साथ हम लोगों, हमारा जैसे जैसे काम का विस्तार हुआ वैसे वैसे हम फिर धन इकट्ठा किया, अपने साथियों को जोड़ा और फिर हम काम को स्पीड तरीके से कई गांव में ले गए। हम लोग शुरुआत किए थे, शुरुआती दिनों में 5 गांव से स्टार्ट किए, पहले 1 गांव, फिर 5 गांव से आज हम पूरे माइका वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पूरे 4 ब्लॉक में, 6 ब्लॉक है जहाँ हम 4 ब्लॉक में सक्रिय है। जी इंद्रमणि जी, आप सही कह रहे हैं कि जब भी हम ऐसी कोई शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसी परेशानियां आती हैं जिसका समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है और मुश्किल भी होता है। आपने उन सारी समस्याओं का समाधान करके एक आगे कदम रखा और बच्चों को उनका अधिकार दिलाने की ओर काम किया। इसके अलावा इंद्रमणि जी, समर्पण जो है, आपने जैसा बताया 4 ब्लॉक्स में काम कर रही है, अलग अलग गाँव में काम कर रही है और सामुदायिक सशक्तिकरण पे भी काम कर रही है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अभी काम चल रहा है? मोटे तौर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन समर्पण जो है, शुरुआत हमारा बाल अधिकार जागरूकता अभियान से शुरुआत हुई थी। मुझे लगा कि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन ये जब हम लोग बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने गए तो मुझे लगा कि ये तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। प्राइमरी जो हमारा प्राथमिक इशू है, जो चैलेंज है, वो पेट का सवाल है। पहले भूख मिटेगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे। तो हम लोगों ने उस गरीबी को, उस भूख को देखा समुदाय में, और मुझे लगा कि इसका समाधान होना चाहिए। पहले पेट में रोटी आ जाए तो फिर पढ़ाई
आ जाएगा अपने आप, माता पिता खुद सोच लेंगे। फिर हम लोगों ने आजीविका संवर्धन के लिए काम किया, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए हम लोगों ने काम किया। फिर हम लोगों ने महिला समूह बनाया, और महिला समूह के साथ साथ अभी भी हमारा काम चल रहा है, जहां हम महिलाओं को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, हमारा एक गोरियाडी गाँव है जहाँ हम पेटीकोट निर्माण करवा रहे हैं। अभी हमारा एक डंडाडी गाँव है जहाँ महिला समूह मड़ुआ की खेती कर रहा है, जो मिलेट्स अभी जो चल रहा है। तो हम लोग मड़ुआ की खेती करा करके उसका वैल्यू एडिशन करा करके उसका पैकेजिंग, ब्रांडिंग करके मड़ुआ का लड्डू, मड़ुआ का वो उससे इनकम आ रहा है। तो उससे इनकम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हम बच्चों पर देख पा रहे हैं। जब महिलाएं भी कमा रही हैं, पुरुष भाई भी हमारे कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हम बच्चों में देख पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली देख पा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देख पा रहे हैं। इसी तरह से बकरी पालन, मसाला पैकिंग, अभी मायका गरम मसाला भी बाज़ार में उपलब्ध है, वो हमारे महिला समूह के तरफ से पैकेटिंग हो रहा है, खड़ा मसाला, और उससे बाज़ारों में वो बिक रहा है। तो मायका गरम मसाला के नाम से हमारा बाज़ार में उपलब्ध है। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ पर कुछ आजीविका संवर्धन के लिए काम करें। जब हम लोग आजीविका संवर्धन के लिए काम करना शुरुआत किए, किचन गार्डनिंग वगैरह को, उसमें फार्म नॉन फार्म को लेकर के हम लोग जब शुरुआत किया, वेजिटेबल कल्टीवेशन शुरुआत किया, तो पानी का एक इशू आ गया, बड़ा चैलेंज लगा कि पानी कैसे आएगा, कि पानी का इशू था। तो हमारे गांव में क्या है कि चूँकि जंगल में है, तो जंगल में कई जीवंत नाले बहते हैं, कई नाले जो एकदम सीधा पहाड़ से उतरता है और पानी बह जाता है। उनका संचय करने का, संरक्षण करने का कोई था नहीं। तो हम लोग इंडिजिनस तरीके से बोरा बांध बनाया, पत्थर बांध, बोरा बांध बना करके पानी को संचय किया। और पानी संचय जब हो गया तो उस पानी को हम लोगों ने लिफ्ट करके एक आलू की खेती में, वेजिटेबल कल्टीवेशन में हम लोगों ने उसको लिफ्ट किया। और हम लोगों ने समुदाय के सपोर्ट से ही किया, सारा श्रमदान से ही किया। थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर के हम लोगों ने मशीन, और जो उनके पास संसाधन नहीं थे, एसेट्स नहीं था, वो हम लोगों ने बाहर से सपोर्ट किया। बोरा उनके पास नहीं था, हम लोगों ने बाजार से बोरा खरीदा 2 रुपये में, और वो बोरा हम लोग समुदाय को दिया, उसमें लोगों ने बालू भरा और उसे बांध दिया। तो इस तरह से किया। फिर सरकार के तरफ से जो संचालित योजनाएं हैं, जो कभी पहुंचती नहीं थी, मनरेगा जैसा बहुत बढ़िया हमारा स्कीम है सरकार का, वो पहुंचती नहीं थी। तो मनरेगा के साथ हम लोगों ने लिंक किया, उससे जो डोभा और तालाब बना, वहाँ पानी संचय हुआ, और वो पानी का उपयोग हम लोगों ने खेती परंपरा को, खेती किसानी को मजबूत करने की दिशा में हम लोग ले गए। इस तरह से काम हमारा समुदाय को सशक्त करने की दिशा में लगा। दूसरा हेल्थ इशू था हमारे यहाँ, तो हम लोगों ने हेल्थ हाइजीन को लेकर के काम प्रारंभ किया। ऐसा पिछड़ा एरिया है जहाँ हम मतलब अगर बोला जाए तो MHM के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। माहवारी के बारे में चर्चा करना बड़ा कठिन होता था, क्योंकि मानसिकता लोगों की वैसी नहीं थी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे माहवारी स्वच्छता को लेकर के, उसका ब्रेस्ट कैंसर्स को लेकर के, निमोनिया और एनीमिया को लेकर के, कुपोषण को लेकर के हम लोगों ने चर्चा शुरुआत किया गांव-गांव में, समुदाय में, और उससे हमने कवर किया सारा चीज़। और अभी हम लोग ये कैंपेन हेल्थ के ऊपर, हमारा हेल्थ और हाइजीन, वाश के ऊपर हमारा काम चला, अभी भी चल रहा है जी। चौथा जो हमारा काम है वह है सरकारी स्कीम्स को गांव तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, यानी सोशल इंटाइटलमेंट्स को इंश्योर करना। ये अभी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले हमारे यहाँ लेबर्स हैं, मजदूर भाई जो है हमारे लिए कमाने, वो ब्लॉक तक आना, जिला तक आना बड़ा मुश्किल होता है उनको। तो हम लोगों ने सरकार के स्कीम्स के साथ लिंक करने, जोड़ने के लिए हम लोगों ने कैंपेन चलाया। जगह जगह हम लोगों ने सोशल इंटाइटलमेंट्स कैंप का आयोजन किया, लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया। इस तरह से उनके बहुत सारा पात्रता रखने वाले जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं था, वो हम लोगों ने बनवाया, तब जा कर के आज स्कीम से जुड़ पा रहा है। तो इस तरह का काम हमारा चल रहा है। सोशल इंटाइटलमेंट्स, वाटर कंजर्वेशन, और कोविड के दौरान जब हिंसा बढ़ी महिलाओं के साथ, घरेलू हिंसा बढ़ी, डोमेस्टिक वायलेंस जब ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों ने सरकार की मदद से हजारीबाग में स्वाधार गृह और उज्ज्वला होम का भी संचालन हम लोगों ने किया, और वहाँ हम लोगों ने 900 महिलाओं को संरक्षण और पुनर्वास करने का काम किया। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हमारा काम चल रहा है जी। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी जर्नी बताई समर्पण की, कि किस किस एरियाज़ में वो काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो समर्पण है वो झारखंड के कौन कौन से इलाके में फ़िलहाल एक्टिव है?
का समर्पण प्रारंभ हुआ कोडरमा से जी। और कोडरमा में हम लोग 2000 ईस्वी तक हम लोग कोडरमा में काम किए, मतलब पूरे 15 सालों तक हम लोग कोडरमा में ही काम किए सघन रूप से, और यह प्रक्रिया चलाए। और समर्पण अपने आप हम लोग मानते संस्था कम है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक विचारधारा है, एक दृष्टि है, एक सोच है, और एक इस सोच को, इस विचारधारा का फैलाव तो होना ही चाहिए, इस प्रोसेस का फैलाव और थोड़ा इसको गहराई में जाना ही चाहिए, विस्तार होना ही चाहिए इस सोच के साथ। क्योंकि हम जो गांव में असमानता है, जो विषमता है, जो गैर बराबरी है उसको पाटना चाहिए। अभी भी है, वो महिला पुरुष में है, लड़के और लड़कियों में विषमता है, अन्याय है, जुल्म है, तमाम तरह की चीज़ है। इसको इसकी खात्मा हो, ये हम लोग मानते हैं। और ये विचारधारा से हो सकता है, ये एक प्रोसेस के जरिए हो सकता है, ये हम मानते हैं। और इसीलिए संस्था हम कम मानते हैं अपने समर्पण को, और एक प्रक्रिया ज़्यादा मानते हैं। हम अपना एक अभियान मानते हैं, अपना एक कैंपेन है। और समर्पण का मतलब ही होता है डेडिकेशन, डिवोशन। तो हम लोग उसी भाव से, हमारे जितने सारे साथी हैं सब डिवोटेड है और समर्पित भाव से काम करते हैं। शिक्षित प्रशिक्षित है, यंग है, सभी लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने इस सोच के साथ फैलाव करने के लिए, विस्तार करने के लिए, गहराई में ले जाने के उद्देश्य से हम लोगों ने कोडरमा से यात्रा प्रारंभ की। और 2000 ईस्वी तक कोइड में हम लोग हजारीबाग के इलाके में और उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में हम लोगों ने काम शुरुआत किया। और अभी हम लोग लोहरदगा में भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है अपना काम को, जो बॉक्साइट नगरी है। तो बॉक्साइट नगरी में भी हम लोग ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं वहाँ पर। और बाद के दिनों में उत्तर प्रदेश में भी हमारा अभी 2 सालों से हम उत्तर प्रदेश के 5 गांव में पायलट किया है, जहाँ हम किशोरियों के स्वास्थ्य का और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर और उनकी आजीविका संवर्धन के लिए अभी हम वहाँ 2 कंपोनेंट को लेकर के भी हमारा काम शुरुआत हुआ है उत्तर प्रदेश में, और हम वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के गाँव में जहाँ जिसकी ज़रूरत है ऐसे अभिवंचित समुदाय के साथ हम काम करें। जी जी। इंद्रमणि जी, हम कह सकते हैं कि अभी आप कोडरमा में थे, शुरुआत वहाँ से हुई थी, पर आप आगे भी बढ़ रहे हैं और भी अलग अलग झारखंड में डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में भी आप इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो हमने हमेशा देखा है कि आपके साथ खास करके ये रहा होगा, आप जब बाल अधिकार की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा बच्चा होगा जो माइंस में काम कर रहा होगा और उसकी ज़िंदगी शायद समर्पण ने बदली होगी। तो ऐसी कोई स्टोरी या सक्सेस स्टोरी आपके पास है जो आप हमारे दर्शकों को बतलाना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे तो कई दर्जनों कहानियां हैं हमारे पास, और कुछ कहानियां हमने स्मृति के गलियारों में भी लिखा है। एक पुस्तक भी आई है अभी पिछले साल हमारी, जिसमें हमने संकलन किया है, उसमें सक्सेस स्टोरीज का संकलन है वो, तो उसमें है। लेकिन मैं बता दूं कि कोडरमा का डोमचांच ब्लॉक का बंगा खलार गांव है, जहां मानती कुमारी ये करके एक बच्ची है जो ढिबरा चुनने के लिए माइंस में जाती हैं। और उस गांव के अधिकांश बच्चे जाते थे, तो मानती कुमारी भी जाती थी। और मानती कुमारी को पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन घर की हालात कुछ ऐसे थे कि वो पढ़ाई में थोड़ी सक्रियता या माता पिता की मजबूरी, बेबसी जो भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने उनका लगातार उनके घरों में जा कर के काउंसलिंग करना, उनके माता पिता को समझाना, बैठकों में बुलाना। फिर गांव में धीरे धीरे हम लोगों ने बाल मंच तैयार किया। बाल मंच तैयार करके ढेर बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों को सुना, हम लोगों ने बच्चों की भावनाओं को सुना कि वो चाहते क्या हैं, पढ़ना क्यों चाहते हैं। उनकी इच्छा है पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि घर की वो हालात वैसा नहीं है। तो ऐसे करके मानती भी उसी में है। मानती क्या करती है कि वो इच्छा जाहिर करती है बाल मंच में, और वो कहती है कि हम पढ़ना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने, और उनकी क्या होता है कि शादी भी तय हो जाती है कि इनकी शादी कर देना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि 5वीं के बाद, और किसी गांव में 8वीं के बाद का कोई स्कूल है नहीं, और स्कूल अगर हाई स्कूल है तो 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कॉलेज
वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो कोई पढ़ाई का साधन नहीं, तो 14 साल में उसकी शादी भी तय हो जाती है। उसके बाद उनका दर्द सुनकर हम लोगों को लगा कि ये तो सही नहीं हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग सपना कुछ और देखते हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की परिकल्पना करते हैं, इच्छा तो ऐसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तो मानती के साथ ऐसा तो हो नहीं रहा है। और मानती जैसा और कई लड़कियाँ को हम लोगों ने बदला, लेकिन मानती के बारे में बताना। फिर उन्होंने क्या किया, उनको हम लोगों ने जोड़ा और बाल मंच, किशोरी मंच हम लोगों ने बनाया, और फिर उसका शादी का विरोध होता है। फिर वो पढ़ाई से जोड़ते हैं उनको, वो पूरी पढ़ाई करते हैं, और आज के डेट में वो इंटर कर रही हैं। इंटर के बाद अभी वो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ गए, और जुड़ करके कई लड़कियों के बारे में उन्होंने बताया और उनको एकजुट किया, और उनको उन्होंने ज़िंदगी बदल। तो वो हमारा एक तरह का, न सिर्फ वो आज के डेट में मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मॉडल है, वो कईयों की ज़िंदगी बदल दी, और वो उससे देखा देखी में उनसे सीख करके और कई लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, आज पढ़ रही हैं। और मानती आज गांव-गांव में घूम घूम करके लोगों को बताती हैं, माताओं को समझाती हैं। तो अच्छा लगता है कि जब गांव की एक बेटी एंकर बन जाती हैं, एक मॉडल बन जाती हैं, एक अभियान को आगे ले जाने वाला प्राइम मूवर हो जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए हमारा एक सोच को विस्तार देने वाला हो गया। तो अभी तो काठमांडू भी गई थी, पहली बार डोमचांच ब्लॉक से कोई बाहर जाती हैं विदेश, या काठमांडू नेपाल जाती हैं, और वहाँ मायका के मुद्दे पर, बच्चों के मुद्दों पर अपना आधे घंटे बोलती हैं। तो वो स्पीच सुनकर हम लोगों को लगा कि वो कहाँ थी, अगर शादी हो गई होती इस बच्ची का तो अभी आज ससुराल में थाली बर्तन धो रही होती या क्या करती है। तो ये देख करके खुशी होता है कि ऐसे कई ज़िंदगियां हम लोगों ने बदला, और जो सपना था कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान स्थापित हो, वो हम लोगों ने किया। तो मानती जैसी कई लड़कियां हैं, कई बच्चे हैं जो आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक सर्वे किया था हम लोग, तब एक भी ग्रेजुएट बच्चे नहीं मिला, मैट्रिक पास भी नहीं मिला। अभी इधर 4-5 सालों में अब गाँव से अब वो मैट्रिक पास हो रहे हैं, इंटर में कोई पढ़ रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हैं। तो इंद्रमणि जी, हम ये कह सकते हैं कि आपने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है, उनको एक प्रेरणा स्रोत भी बनाया है। और हमेशा अंग्रेज़ी में एक बात कहते हैं कि फर्स्ट मूवर जो होता है उसको लोग फॉलो करते हैं। तो जब कोई भी इस दिशा में नहीं जाता है तो गांव के बच्चे भी डरते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, कैसे इस दिशा में रखें। तो जो आपने मालती की कहानी बताई कि मालती ने वो पहला कदम रखा, आप लोगों से जुड़ी, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और जब उसको आगे बढ़ता लोग देखते हैं तो उसको देखकर एक इंस्पिरेशन मिलती है गांव में, जिससे बच्चों का डर ख़त्म होता है और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंद्रमणि जी, एक और चीज़ जो हम समझना चाहेंगे वो ये है कि अभी तो जो आप काम कर रहे हैं, आपने हमें काफ़ी बतलाया, बहुत सारा काम चल रहा है। आगे अगर हम 10 साल की बात करें तो समर्पण क्या करना चाह रहा है और किस दिशा में जाना चाह रहा है, या जिस पे काम चल रहा है उसी पे फोकस करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी क्या है कि एक तो हम लोग जो अपना ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर बैठते हैं, अलग अलग नेटवर्क अलायंस के साथ जुड़ते हैं, अलग अलग जो भी बड़े और ये साथी हैं हमारे, उनसे हम लोग एजुकेट होते रहते हैं, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, और वहाँ हम लोग अपने गांव की स्थिति परिस्थिति से अवगत कराते हैं। वहाँ से जो एक निचोड़ निकलता है, वहाँ से एक सीखते हैं। तो अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा काम ऑलरेडी अभी चल रहा है, जीविका संवर्धन को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, बाल अधिकार को सुनिश्चित करने को लेकर के, चाहे पानी बचाने को लेकर के, वो सोशल इंटाइटलमेंट्स को इंश्योर करने के लिए, वो काम तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। इसके साथ साथ हम अपने कामों को, अभी क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है, ये हीट वेव्स का घटनाएं आए दिन हम लोग देखते हैं, तो ये कैसे रिमूव हो, इसके प्रति लोग सचेत कैसे हों, और हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम काम, पर्यावरण के ऊपर हमारा काम है, और हमारे एरिया में और झारखंड में बड़े पैमाने पर जंगल खत्म हो रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पौधे बांझ हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो एक तो इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो हम भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे अपनी संस्था के माध्यम से, और लोगों को बताएंगे। चूँकि शुरुआती दिनों में जंगल बचाने के अभियान में हम जुड़े हुए थे, तो अभी हम इसको क्लाइमेट को लेकर के एक तो हमारा एक फोकस होगा। साथ साथ में
ये जो नगर पंचायत और नगर परिषद के भीतर भी बहुत काम की ज़रूरत है। वो जो झुग्गी झोपड़ी है, मलिन बस्तियां हैं, वहाँ भी बच्चे प्रभावित हैं, वहाँ की महिलाएं प्रभावित हैं। तो इस दिशा पर भी हमारा है कि नज़र आने वाले दिनों में हम नगर परिषद के जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया है, जो मलिन बस्ती है, वहाँ छूता है, तो ऐसे छुआ और विवंचित समुदाय के बीच हम मेरा जाने का प्लान है। तो ग्रामीण इलाके में भी हमारा फोकस चल रहा है। आने वाले दिन में हम नगर पंचायत और नगर परिषद वाले एरिया में भी वंचितों को मेन स्ट्रीमिंग लाने का काम करेंगे। तीसरा एक काम और है कि हमारे यहाँ झारखंड में कई ऐसे समुदाय हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ बिरहोर समुदाय है और वो 300 से 400 घरों का एक है, अलग अलग जगहों पर चित्राए हुए हैं। तो उनका संरक्षण हो, उनको प्रॉपर राइट्स मिले। तो इस दिशा में भी हमारा आने वाला प्लान में है कि हम ऐसे समुदाय विलुप्त जो हो रहे हैं इनको संरक्षित किया जाए, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इस दिशा में भी मेरा काम करने का इरादा है। जी जी। इंद्रमणि जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो हमारे झारखंड के युवा हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे अपने आप को प्रोत्साहित करें इस दिशा में काम करने के लिए? बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, यूथ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित भी आज के डेट में युवा साथी है। तो इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं और यूथ को मोटिवेशंस मिले, और मोटिवेशन लेवल जितना हाई होता है तो इशू मुद्दे उतने छोटे हो जाते हैं। इसीलिए मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए एक तो वो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी यूथ क्लब बना रहे हैं और उसका हायर एजुकेशन को लेकर के, कंपटीशन के क्षेत्र में, या उसका करियर काउंसलिंग को लेकर के, मेंटल काउंसलिंग को लेकर के, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ये अभी हम लोगों ने थोड़ा अभी शुरुआत किया है यूथ को लेकर के। अभी हम लोग करियर काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग को लेकर के अभी हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे और इस काम को और फैलाएंगे हम लोग। और यूथ को आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ ही परिवर्तन का वाहक है और वही बदल सकता है समाज को, सोसाइटी को। और हम लोग जब काम किए थे यूथ के माध्यम से हुआ था, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इंद्रमणि जी। आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि समर्पण की जर्नी कैसी रही है, और युवा को भी जुड़ने की बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों से, और युवा का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो प्ले करें सोसाइटी में। इंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतना कुछ बतलाया, उसके लिए। मैं अपने दर्शकों से अब विदा लेना चाहूँगी। अब हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। ओके, थैंक यू।